चहल चाहिए था, अपने पास राइट आर्म स्पिनर नहीं है। अभी एशिया कप स्क्वाड में 5 प्लेयर मुंबई इंडियंस के क्यों है? विराट कोहली को 3-4 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को ना फोटोग्राफी का विराट कोहली बनना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स एजेंसीज ब्रांड के से पैसा लेती है और वो आपको कन्विंस करती है कि आप बार्टर करो, उससे नहीं होगा, घर नहीं चलेगा ना, उससे पेट भी नहीं भरेगा। तो अगर आप छोटा भी काम कर रहे हो ना, तो फ्री में ही करना चाहिए, कुछ भी फ्री में नहीं करना चाहिए। हेलो गाइस, क्लिकोबॉट्स के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बैक 2019 मुझे याद है कि मैंने एक मीटअप अटेंड किया था शनिवार वाला पुणे में। एंड जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे इतनी सारी भीड़ याद है कि बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे। मैंने देखा कि यार जीवन में अगर सक्सेस चाहिए तो एटलीस्ट आप जब कभी मीटअप रखो तो इतने सारे लोग आने चाहिए। तो वो बहुत इंस्पायरिंग डे था मेरे लिए। एंड आपको बता दूं कि वो मीटअप ऑर्गेनाइज किया था गणेश भाई ने, गणेश वनारे, जिन्हें लोग हरामखोर नाम से भी जानते हैं। और मैं बता दूं कि वो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है कि जब आप किसी को देख के लाइक इतना ग्रो करते हो। आज वही हमारे साथ बैठे हैं, तो लेट्स वेलकम गणेश भाई ऑन दिस पॉडकास्ट। हेलो गणेश भाई, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तो बताइए लाइक जीवन में अभी क्या चल रहा है? जीवन में भाई सब कुछ सही चल रहा है, फोटोग्राफी भी चल रही है, फैमिली भी है अपनी, एंड ट्रैवलिंग भी हो रही है, तो सब कुछ अभी जीवन में सब सही चल रहा है। लोग आपको किस नाम से ज़्यादा जानते हैं, गणेश नाम से या फिर हरामखोर नाम से? मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली 90% लोगों को तो मेरा असली नाम पता है गणेश, बट पूरे सोशल मीडिया पे मुझे हरामखोर नाम से ही जानते हैं। एंड मेरा एक पहचान बन चुका है अभी हरामखोर नाम से। नाम तो बहुत लेट आया, सबसे पहले मैं एक फोटोग्राफी करता था। पहले मेरा नाम गणेश वनारे ही था, इंस्टाग्राम पे गणेश वनारे फोटोज़ था। एंड बिकॉज आई यूज्ड टू क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स एवरी डे, मैं बहुत फोटोज शूट करता था। एंड देन क्या हुआ कि घर वाले पहले अगेंस्ट थे थोड़ा, मतलब उनको फिक्र होती है यार कि फोटोग्राफी कर रहा है, पैसे कैसे कमाएगा। एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें थी कि उनको ऐसा लगता था कि ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है बेसिकली। बट दे वर राइट, लाइक ऑलवेज मुझे ऐसा था कि फैमिली हमेशा राइट बोलती है। तो मैंने बोला कि मैं तो जॉब कर रहा था, मेरा जॉब में आई यूज्ड टू वर्क इन कॉल सेंटर, बीपीओ में था, इधर पास में ही है। एंड वहाँ पर मैं काम करता था, मस्त अच्छा 8 से 9 घंटा का पे काम था। तो हॉलीडे के टाइम पे आई यूज्ड टू शूट, आई यूज्ड टू गो टू मरीन ड्राइव, अलग अलग जगह पे घूमता था, फ़ोटो क्लिक करता था। हुआ क्या कि एक दिन जो अपने मेरे जो ऑफिस के ही लोग थे ना, वो हैदराबाद से टीम आई थी, उन्होंने बोला कि थोड़ा इनको मुंबई घुमाना है। मैंने बोला मुझे तो पसंद है घूमना, मैं घुमा लेता हूँ। तो मैं डायरेक्टली ऑफिस के बाद उनको डायरेक्टली लेके गया, मैं मरीन ड्राइव, गेटवे सब घुमाया मैं उनको। एंड उस दिन हमने पूरा नाइट आउट किया। तो मैं घर पे आया नहीं, 24 आवर्स के लिए मैं घर पे था ही नहीं। पापा ने उस दिन बहुत गुस्सा किया था कि तो क्या कर रहा है ये। तब पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम हरामखोर बोला था। मैं बहुत बार बोलते थे बट उस टाइम गुस्से में बोला था। तो मैंने बोला यार अभी मेरा नाम हरामखोर रख देता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे हरामखोर नाम रख दिया। एंड वैसे नाम रखने से मुझे 2 फ़ायदा भी हुआ, एक फ़ायदा हुआ, एक नुकसान हुआ। ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स। तो पहला जो मतलब था वो फ़ायदा ये हुआ कि वो अट्रैक्टिव नेम था हरामखोर। पहले मुझे लगा नहीं अट्रैक्टिव है, मुझे अभी भी लगा नहीं था अट्रैक्टिव है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं इट्स अ कैची नेम, एटलीस्ट पीपल कम टू सी योर वर्क बाय योर नेम। बट उसका जो अदर हाफ था, जो बैड थिंग थी, मतलब अच्छी नहीं थी, कि मुझे बहुत सारे ब्रांड्स ने रिजेक्ट किया। बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस मेरे चले गए, स्पेशली ऑटोमोबाइल के, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम। उन्होंने बोला कि नाम बदल दो, एटलीस्ट फॉर आवर कैंपेन नाम बदल दो। मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं होगा यार, अब एक बार इंस्टाग्राम हैंडल बदल दो। हाँ ऑफ कोर्स, या आपने स्ट्रीट क्यों चूज किया? सो बेसिकली ना, सबसे स्ट्रीट फोटोग्राफी वो टर्म है जो मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। आई यूज्ड टू शूट वट एवर आई लाइक। जैसे मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था तो ट्रेन में जो दिख रहा है मुझे वो शूट करता था, रिक्शा में ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो शूट करता था। जो मुझे चीज़ें दिखने में अच्छी लगती थी ना, जो मुझे लगता है कि यार वाह ये अच्छा है, मतलब ये मुझे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, मुझे शूट करना चाहिए, तो मैं शूट करता था, फ़ोन से करता था। फिर कैमरा मैंने परचेस किया था, फिर कैमरा से करता था। फिर धीरे धीरे जब इंस्टाग्राम पे मैं था और मुझे मालूम पड़ा कि यार बहुत लोग जो मैं कर रहा हूँ ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। और उसे टर्म भी है कि एक स्ट्रीट फोटोग्राफी बोलते लोग, कुछ लोग डेली लाइफ फोटोग्राफी बोलते, कुछ लोग बोलते ट्रैवल फोटोग्राफी का हिस्सा है ये। तो मैं बोला कि यार मैं करता हूँ, यही करता हूँ। अब मुझे पता नहीं था कि ऐसे पैसे कैसे कमाने। तो धीरे धीरे मैं बोला कि जो कर रहा हूँ ना मैं करता हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो वट एवर आई एम डूइंग इन अ ग्रेटर देन लाइफ, बोलते ना एक। तो जो भी हो रहा है ना, मैं ऐसी चीज़ ढूंढता हूँ और ऐसी चीज़ें शूट करता हूँ जो ग्रेटर देन लाइफ लगे, जो लोगों को फैसिनेट करे। यार मुंबई में ये जगह भी है,
मुंबई में ऐसा भी होता है, मुंबई में ऐसे फोटोज भी आते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पैसा इन्वॉल्व होगा। अब मैं आपको ये बहुत ट्रिकी बात बता रहा हूँ। तो जब भी मैंने फोटोग्राफी में एंटर किया तो कभी पैसे कमाने के मोटिव से मैंने एंटर किया ही नहीं था। आई यूज्ड टू डू जॉब, तो मेरा जॉब और फोटोग्राफी दोनों साथ में चल रहा था बहुत अच्छा। जो भी मेरा पगार था, सैलरी था, उससे मेरी फैमिली भी चल रही थी, सब खुश था। और 2 दिन छुट्टी मिलते थे मुझे, उसमें मैं फोटोग्राफी करता था और मुझे मज़ा आता था। तो इट वाज लाइक कि मैं फैमिली के लिए जॉब कर रहा हूँ, वो भी खुश है, और मैं खुद के लिए फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ। वो तो मेरा नसीब थोड़ा, मतलब उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया कि वो ना जो कंपनी में जॉब करता था ना, जो प्रोसेस था वो प्रोसेस चले गया। ऊबर का प्रोसेस था, वो प्रोसेस मुंबई से शिफ्ट हुआ चंडीगढ़ के कॉल सेंटर में ये हो गया। तो उन लोगों ने 3 महीने का छुट्टी दे दी, बट 3 महीने का पगार दे दिया है उन्होंने कि आपको उन्होंने सबको निकाल दिया था। मतलब 80 लोगों का जॉब चले गया था, तो उन्होंने 3 महीने का पगार दिया था। तो मैंने बोला कि 3 महीने तो मैं 3 महीने के बाद इंटरव्यू देता हूँ, 3 महीना मेरे पास पड़ा है, तो ये 3 महीने में क्या करता हूँ कि शूट करता हूँ, फोटोग्राफी पर थोड़ा टाइम देता हूँ, और लेट्स सी अगर मैं फुल फ्लैश कर पाऊँगा तो कैसे होगा। देन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं 3 महीने मुझे टाइम मिला है, उसके पगार मिल रहा है अपने को, बस मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है, मुझे वक्त दे। तो मम्मी ने मुझे टाइम बोला कि चलेगा तू कर, बट ये फ्यूचर नहीं है, ये ऐसा नहीं है। मतलब कि ओके। देन मैं एवरी डे, मुझे अभी भी याद है वो 3 महीने में एवरी डे रोज़ खुश हो गया था बहुत कि पहले 2 दिन मिलते थे, अब मुझे पूरा हफ्ता मिल रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलता था मम्मी के हाथ का, उसके बाद डायरेक्ट शाम को आता था 7 बजे। तो मैं सिर्फ घूमता था मुंबई के अलग अलग जगह पे, ट्रेन से, बस से। मेरा प्लान ये था कि मैं फोटोग्राफी में स्किल्स इतने अपडेट कर लूँगा ना अपने आप में, तो मुझे अगर किसी ने बोला बर्थडे पार्टी शूट करना है तो मैं कर सकता हूँ। कोई कपल आया मुझे बोलता है कि कपल शूट करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं पैसा उस तरीके से कमाऊँगा, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी से पैसा नहीं कमाऊँगा। जो मुझे पसंद नहीं तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मुझे एक फील हुआ 3 महीने बाद कि यार जितने पैसे मुझे जॉब से मिल रहे हैं उतने मैं ये सब एक्टिविटी करके भी कमा रहा हूँ और कमा सकता हूँ, तो मैं जॉब क्यों करूँ। तो फिर मम्मी को मैंने झूठ बोला कि मुझे जॉब मिल चुका है, बट देन मैं जॉब नहीं करता था। मैं फॉर्मल कपड़े पहन के आता था, बट मैं यही करता था, मैं मोस्टली ऑफ वाइट कपड़े पहनता था, प्रॉपर फॉर्मल कपड़े। सो आई यूज्ड टू गो एवरी डे आउट एंड शूट, देन कम बैक। तो मम्मी बोलती थी तेरे कपड़े मैले कैसे हो रहे हैं यार, इतने तेरा कॉलर इतना मैला कैसे हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है। बोलता कुछ नहीं मम्मी, चल के आता ना, बिकॉज पास में ही था पे। तो एक बार उस पकड़ लिया कि नहीं तू गणेश झूठ बोल रहा है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो मतलब तू झूठ बोल रहा है। तो मैंने मम्मी को बोला मैं जॉब तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो 2 महीने से पगार तो आ रहा है ना टाइम पे, मतलब मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, कम पैसे आ रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा मतलब मैंने एक्सप्लेन किया कि मम्मी मुझे और 5-6 महीने का टाइम दो, मैं एस्टैब्लिश हो जाऊंगा इसमें। पैसे कमाने के मोटिव से अगर हम स्ट्रीट फोटोग्राफी या ट्रायल फोटोग्राफी कर रहे हैं ना, तो ना आप पैसे कमा पाओगे मुझे लगता है, और ना वो फोटोग्राफी अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्योर पैशन लगता है, और प्योर मतलब बोलते हैं ना कि एकदम दिल से आना चाहिए, वो करना चाहिए। और अगर आपको पैसे ही कमाना है ना फोटोग्राफी से, मुझे लगता है कि ना तो आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी। और अगर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी और ट्रायल फोटोग्राफी से पैसे कमाने हैं तो मुझे लगता है यू हैव टू बिकम अ सो बिग कि यार आपके फोटो की वैल्यू हो, कि भाई बंदे ने फोटो निकाला, ये फोटो हम लाख रुपए में खरीदेंगे। आपने स्टार्ट किया तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थे, या फिर आप किसको देख के आपको हमेशा लगता था ऐसे फोटोज निकालना चाहिए या ऐसा काम करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं हमेशा इंस्पिरेशंस, आइडल्स एंड मेंटोर्स पे बिलीव करता हूँ। इन किसी फील्ड में ना, अगर हम किसी फील्ड में हो, मुझे ऐसा लगता है कि ना इंस्पिरेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आइडल्स एंड मेंटर्स अपने आप के लिए बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेशन एक सड़क छाप नाम के एक फोटोग्राफर है जिनका नाम प्रतीक है। उनकी अभी हाल ही में शादी हो गई, कांग्रेचुलेशन टू हिम। एंड तो उनसे ना ही वॉज द फर्स्ट पर्सन वो इंस्पायर्ड मी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। क्योंकि ना जो मैं देखता था ना अपने आंखों से स्ट्रीट पे, और मुझे लगता था कि मैं कैप्चर करूँ ये, बट मैं नहीं करता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी। बट व्हेन आई यूज्ड टू ओपन माई इंस्टाग्राम ना, और उनके पेज पे आता था, तो वो चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने शूट करके रखी हुई थी, और वो करते भी थे उस टाइम पीरियड के दौरान। एवरी डे आई थिंक ही यूज्ड टू गो आउट एंड शूट। तो ही बिकम माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वैसी चीज़ें मुझे दिख रही है। बिकॉज अगर दिखती नहीं तो प्रॉब्लम होता, बट आई कैन ऑल्सो सी दैट। जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं ट्रेन में आ रहा हूँ, मैं कुछ इमोशंस देख रहा हूँ, मैं कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आंखों में रख रहा हूँ उसको। देन उनसे इंस्पायर होकर आई स्टार्टेड कैप्चरिंग एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। इंस्पिरेशन के मामले देखा जाएगा तो फिर ऑडी फोटोग्राफी है, क्योंकि स्पेशली उन्होंने मुझे डिटेल्स क्या होते हैं, एक फ़ोटो में डिटेल्स क्या होते हैं,
एंड डिटेल्स ब्रिंग ब्यूटी इन एवरीथिंग। सो अगर आप कोई भी काम डिटेलिंग में करो, वो मुझे उनकी फोटोग्राफी से मालूम पड़ा है, तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया उस चीज़ में। एंड विनीत वोरा सर एक है जिन्होंने मुझे लाइक जिनका काम देख के मैं बहुत शौक होता था कि ये पॉसिबल नहीं है यार, ये सब पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा फोटो आ रहा है, इतना ये ऐसे मोमेंट्स कैप्चर हो रहे हैं। इट्स लाइक ए स्क्रीनशॉट कि कोई मूवी चल रही है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और वो दिखा रहे हैं। तो मैं बोला कि यार नहीं, तो मुझे विनीत वोरा सर का काम जो था वो मुझे बिलीव होता नहीं था कि यार ये काम इतना फाइन कैसे हो सकता है, ये इतना स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है। कोई जिससे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ उनका भी अगर कोई इंस्पिरेशन है तो मैं उनका ही काम चेक कर लेता हूँ। देन मैंने उनका काम जब मैंने सर्च किया, मैं बोला ओ माय गॉड दिस इज अल्टीमेट। तो जो स्टीव मैकरी सर है ना, वो अल्टीमेट निकले मेरे लिए। एंड देन ही बिकम माई एंड इंस्पिरेशन, लाइक द मेन इंस्पिरेशन। इफ यू हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनको सबका काम पसंद आता है, तो वो ना बहुत भटकते हुए रहते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में 4 या 5 ही लोग रखे हैं जिनको मैं देखता हूँ और उनके हिसाब से, जैसे कि कलर थ्योरी हुई, तो कलर में भी एक फोटोग्राफर है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, स्पेशली उनको मैं वीडियो में मानता हूँ। उनका नाम है एमेट स्पार्लिंग, इंटरनेशनली वो बहुत रिकग्नाइज्ड, ही इज़ अ फोटोग्राफर, डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर। तो उनका मुझे काम बहुत ही ज़्यादा पसंद है वीडियो का, तो उनसे इंस्पायर होकर मैं अभी वीडियो भी सीख रहा हूँ। वीडियो में भी अभी मैं धीरे धीरे ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनके कलर्स, उनकी स्टोरी टेलिंग मेथड वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सिंपल है। लाइफ में ऐसे कभी स्टेज आया कि जब आपको लगे कि यार मेरे को ये स्ट्रीम छोड़ देनी चाहिए? तो ये भी बहुत इंटेंस सवाल पूछा है आपने। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमको हर जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो हमको टाइम लेके करना चाहिए, टाइम लिमिटेशंस में करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसका कोई हमने लिमिट नहीं हमने उसका सोचा नहीं है कि उसका एंड है, तो हम करते ही जाएंगे। और हम एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पता नहीं खुश है या नहीं, वो भी पता नहीं चलेगा अपने को। आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा, ग्राफ समझ में नहीं आएगा। तो मैं जो भी काम करता हूँ ना, टाइम लाइन पे करता हूँ। सो बेसिकली मैंने सोचा है अभी कि अभी मैं 30 ईयर्स का होने वाला हूँ, अगले साल 30 कंप्लीट हो जाएंगे मेरे को। तो मैंने सोचा है जब 45 ईयर्स का हो जाऊँगा ना, तब मैं फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशनल करना छोड़ दूंगा। एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे काम चल रहा है मेरा अभी भी, कि सपने है ना यार कि पोर्टफोलियो बनाना है, एक बड़ा अपने फोटोज़ गैलरी में लगाने हैं, इंटरनेशनल गैलरी में पब्लिश करने हैं हमारे फ़ोटोज़। मैग्नम नाम का एक कम्युनिटी है फोटोग्राफी का, बहुत बड़ा, बहुत एलीट लेवल बोल सकते हैं उसको, वहाँ पर जाना है, उनको अपना काम दिखाना है। सो अभी ये सब गोल्स लेके चल रहा हूँ। बट मैंने सोचा है कि मेरे को फोटोग्राफी कब छोड़नी है। मैं फोटोग्राफी साल के 45 जब हो जाऊँगा मैं, तब मैं रिटायरमेंट हो जाएगा। आई विल रिटायर फ्रॉम फोटोग्राफी, जिसमें मेरे कोई इच्छा नहीं होगी। फोटो शूट करूँगा, फोटोग्राफी क्लिक करूँगा, ऐसे टाइम पास जो भी मतलब पसंद है वो करूँगा, बट विदाउट गोल्स। इस साल मेरा पूरा बुक के लिए था, जो फोटोजीन बनाई है, इस साल मोनोग्राफ के लिए था। मेरा अगले साल का ये प्लान चल रहा है कि मैं ट्रैवल करूँ कहीं, कुछ सिटीज़ में ट्रैवल करूँ, डिफरेंट एंड पोर्ट्रेट्स निकालूँ, 100 पोर्ट्रेट्स, वो भी नॉर्मल ऐसे नहीं, लाइटिंग वेटिंग लगा के, मतलब अच्छे से 3D अच्छे बना के, बिकॉज आई लव क्लिकिंग पिक्चर्स। और मुझे एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट शूट करना बहुत पसंद है, जिसमें एक फ़ोटो देखी लोगों को मालूम पड़े कि यार उसकी स्टोरी क्या है, वो आदमी क्या है, उसने क्या पोशाक पहना है, एंड उसकी बोली भी क्या होगी। तो अभी मेरा एक टारगेट रहेगा अगले साल का शायद कि मैं वो 100 पोर्ट्रेट्स का जर्नी चालू कर दूंगा। एंड आफ्टर 45 के बाद मेरा प्लान है कि आई विल बी अ फुल टाइम फार्मर। जीवन में ऐसा कभी लगता है कि यार लोग तो बहुत नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं, अपन को और मेहनत करनी चाहिए? सो मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ, अडेप्ट एंड इवॉल्व। सो जैसे पहले सिर्फ फोटोग्राफी चलती थी इंस्टाग्राम पे, फिर रील सेक्शन आ गया। सो पहले मैंने 3-4 महीने मैंने बहुत कोसा उस चीज़ को, आई यूज्ड टू कर्स कि यार कि क्यों आया ये रील, हमारा फोटोग्राफी को भी रीच नहीं मिलेगा, ना फोटोग्राफी चलेगी। देन मैंने बोला कि नहीं यार, वी हैव टू अडेप्ट, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म, एंड अगर वो इवॉल्व नहीं होता प्लेटफॉर्म तो वो खुद ही बंद पड़ जाता। अगर उन्होंने रील इंट्रोड्यूस किया नहीं होता ना, तो इंस्टाग्राम एक टाइम पे सैचुरेटेड हो चुका था। With the time you have to like develop yourself. So with the time I think we have to evolve and adapt what is coming. या फिर वो अडेप्ट करो, या फिर वो अडेप्ट ना करने का रीज़न बन जाओ। मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट ये ना, टू हैव अ वॉइस, टू हैव अ वॉइस इन वट एवर यू आर डूइंग। वेदर आप पेंटिंग कर रहे हो, भले आप सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो या वीडियोग्राफी कर रहे हो या फोटोग्राफी कर रहे हो, आपका काम एक वॉइस बनना चाहिए, वॉइस जो बोलना चाहिए।
और आपकी भी एक वॉइस होनी चाहिए जो बिना बोले लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये बंदे की वॉइस है ये। सो मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे ना एज अ स्ट्रीट ट्रैवल एंड फेस्टिवल फोटोग्राफर से देखते हैं, वो मेरी वॉइस बन चुकी है एक ऐसे पहचान आपकी। हाँ, तो ये मेरे अपना आपका एक पैरामीटर भी है कि मैं उस पैरामीटर्स के अंदर ही चलता हूँ। कि मुझे कभी कभी रियलाइज होता है कि मैं फेमस हो गया हूँ, और ये रियलाइज होता है। सो जब फेमस हो गया, जब हमको रियलाइज होता है ना, कभी इंसान को जब रियलाइज होता है ना कि यार थोड़ा मैं फेमस हो गया हूँ, तब ना उसके जो एक्शंस है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कितना बड़ा इम्पैक्ट आपके इंस्टाग्राम आने के बाद लाइफ में आया है? मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम नहीं होता ना तो मैं आज मतलब आज मैं बहुत अलग होता या फिर अलग जगह पे होता। सो इंस्टाग्राम ने मुझे रिकग्निशन दी है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम का जो यूज़ किया था ना वो एज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट किया था, और उसके 4 साल के बाद मैं अपने आप को भी शेयर करने लगा, मतलब अपने आप के थॉट्स एंड एवरीथिंग। सो मैंने सोचा कि यार इंस्टाग्राम में प्लेटफॉर्म है, इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे कि ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी, मतलब मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो मैं मेरा काम डालते गया 3 साल डाला, 4 साल डाला, बहुत अच्छा लोगों ने ये किया। देन एक टाइम पे ऐसा आया कि नाउ वी विल यूज दिस इंस्टाग्राम एज अ एक्सप्रेसिव मीडियम। आई कैन एक्सप्रेस माई थॉट्स, आई कैन एक्सप्रेस माई लाइफ, आई कैन एक्सप्रेस वट आई एम डूइंग एंड वट आई फील। सो अभी 2 हो गया, मैंने अभी इंस्टाग्राम का यूज़ 2 टाइप में करने लगा हूँ। एक थॉट एक्सप्रेशन में अपनी लाइफ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रहा हूँ उसके अलावा, लाइक उसमें मतलब अपना काम भी डाल रहा हूँ। प्लस मैंने भी बहुत कुछ डिस्कवर किया है इंस्टाग्राम पे, बहुत लोगों को डिस्कवर किया है। हम भी इंस्टाग्राम से ही मिले हैं कि ये प्लेटफॉर्म ने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, और ये एक रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म। बहुत सालों के बाद, जब पता नहीं अभी इंस्टाग्राम का कैसा होगा आगे, बट आई कैन नो द फ्यूचर कि ये एक बड़े हिस्ट्री का पार्ट रहेगा। इंस्टाग्राम में जो ऐप है ना ये नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। फेसबुक इससे बंद हो गया ना क्योंकि वो उन्होंने इवॉल्व नहीं किया था, इंस्टाग्राम इवॉल्व हो चुका था, और इंस्टाग्राम अच्छे से इवॉल्व किया। जो रोशनी भी मुझे इंस्टाग्राम से ही मिली है। इंस्टाग्राम पे वो थी, हम बातें करना चालू कर दिए, हम पुष्कर में मिले थे। फर्स्ट टाइम पुष्कर में गए थे ना, अभी वो भी आई थी। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम पुष्कर में ही हम मिले। तो सोचा ना कि मेरी लाइफ की मैक्सिमम चीज़ें इंस्टाग्राम की वजह से ही हो रही है, अच्छी चीज़ें, फोटोग्राफी, लाइफ पार्टनर, एवरीथिंग, लव, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग, पैशन जो फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा हाथ है। सो एक फोटोग्राफर है जिनको मैं मानता हूँ, जो मतलब जो बहुत अलग ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनकी फोटोग्राफी के, ट्रेडिशनल। उन्होंने मुझे एक राय दी थी, गणेश, डोंट पोस्ट योर बेस्ट पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बेस्ट फोटोज़ के लिए नहीं बना है। इंस्टाग्राम इज़ नॉट फॉर the best content. You should upload your best images either on a website, or either you can keep it for yourself for long run, like for future. तो मैंने लास्ट के जो 3 years पता क्या किया है, मैंने अपने बेस्ट फोटो डाले नहीं इंस्टाग्राम पे, कभी नहीं डाले, वो कहीं पे ही नहीं है। वो फोटोज़ मेरे पास ही है, मैंने ना वेबसाइट पे भी डाले। मुझे लगा कि प्रिजर्व करके रखूँगा तो यार कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर हाल ही में ना मुझे फीलिंग आया यार, बट इंस्टाग्राम ने तो मुझे सब कुछ दिया है, और मैं जब तक मैं बेस्ट फोटो डालता था तब मेरे को अच्छा ही होता था, कभी बुरा हुआ ही नहीं है। तो रिसेंटली देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इंस्टाग्राम की, यार नहीं, अभी हम क्या करते हैं, वो ब्रेक को तोड़ते हैं। अभी से जो भी होगा, जो मैं शूट करूँगा उसका बेस्ट फोटो डालूंगा मैं इंस्टाग्राम पे, और ऑन द स्पॉट डालूंगा। मतलब अभी मैं कलकत्ता से आया हूँ, तो अब मैंने ना, मुझे पता है कि मैंने कोलकाता में टोटल हमने 3000 फोटो खींचे, और अभी मैं 2 दिन से वही कर रहा हूँ घर में बैठ के, कलिंग, सॉर्टिंग एंड ऑल चल रहा है, मेरा प्रोसेसिंग भी चल रहा है। तो मेरी 2 सीरीज आ रही है, 2 सीरीज बन रही है, उसमें 10-10 फोटो का 2 सेट। तो मुझे 20 फोटो एक्चुअली बेस्ट मिले हैं। तो अगर मेरे ओल्ड ख्यालात होते तो मैं वो फोटो नहीं डालता 20, मैं कुछ भी टाइम पास डाल देता। बट आई एम गोइंग टू पोस्ट द बेस्ट फोटोज, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यार, जिस चीज़ ने अपने को इतना कुछ दिया ना, उसको अपन और रिस्पेक्ट देंगे और उसके हाथ काम करेंगे। जिनको मेरी आर्ट की वैल्यू होगी ना, वो नहीं देखेगा कि तू इंस्टाग्राम पे डाल रहा है या वेबसाइट पे डाल रहा है, कहाँ पे डाल रहा है। उसको लेना है तो ले लेगा फोटो, भले वो उसको परचेज करना है या भले उसको जो भी करना है उस फोटो के साथ। सो नाउ माई थॉट प्रोसेस इज कम्प्लीटली, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दैट थिंग कि नाउ वट एवर आई विल डू, आई विल पोस्ट फर्स्ट ऑन इंस्टाग्राम ओनली।
लाइक ऐसा होता है कि अगर कोई आपकी फोटोग्राफ देखे तो लाइक अगर 10 में से फोटोग्राफ्स में से आपकी एक फोटोग्राफ रहेगी तो पहचान लेते हैं गणेश ने क्लिक की, ओके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके वर्क को देख के आपको पहचान लेते हैं लोग कि गणेश। बट ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी फेस वैल्यू बने, आपकी फेस ब्रांडिंग बने कि लाइक गणेश, बट मुझे पता नहीं गणेश दिखता कैसे है। तो अपने आप को प्रेजेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। सो जैसे कि फ़ोटोग्राफी में जब मैं आया था स्टार्टिंग में, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो मुझे बताया था, इंस्टाग्राम नाम की एक चीज़ होती है, और मुझे बोला मेरे दोस्त ने कि यार ये अकाउंट खोलना चाहिए तुझे और तू फोटो डाला कर, बिकॉज ही नो हम लोग साथ में शूट करते थे हम लोग, बट मैं तभी सोशल मीडिया पे नहीं था। तो सत्यम नाम का मेरा दोस्त है नाउ, वो बहुत सारी चीज़ें मेरी अभी हैंडल कर रहा है आज करंट टाइम में। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय। सो सत्यम ने ही मुझे लास्ट 1-1.5 साल पहले मुझे घर पे आया था, उसने शादी के पहले जस्ट उसने मुझे बोला कि गणेश नाउ इट्स टाइम टू शो योर फेस, अब तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाना पड़ेगा, बिकॉज अब तुम्हारा वैल्यू हो चुका है, मतलब एक यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ सामने आके, कैमरा के सामने आके तुमको बात करनी है अभी। सो मैंने बोला ओके। तो मैं तब से मैं धीरे धीरे अपने आप को भी कैमरा के सामने रखते चले गया। तो एक बात ये है, द गुड थिंग अबाउट द, आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट वन थिंग, कि जैसे आपने कहा कि फ़ोटो देख के पता चलता है कि गणेश का फ़ोटो है। सो ये सिग्नेचर स्टाइल डेवलप करने के लिए बहुत वक्त लगा, और ये एक्चुअली वक्त लगा ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली 7-8 साल ही हो गए, बट हो चुकी है अभी डेवलप, एंड आई एम लकी कि मेरा वो हो चुका है, एक सिग्नेचर स्टाइल मेरी बन चुकी है। लोगों को 40-40 साल लगते हैं, उनका सिग्नेचर स्टाइल नहीं बनता, और लोग उनको पहचान ही नहीं पाते। बट आज मेरा उस काम का सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है, अभी उस काम को मैं अपना फेस दे रहा हूँ, फेस वैल्यू दे रहा हूँ। तो जब वो दोनों एक संतुलन हो जाएगा ना, उसका बैलेंस हो जाएगा दोनों का भी, कि ये बंदा है, ये चेहरा है, इसकी ये फोटोग्राफी है और ये होती है, जब वो एग्जैक्टली एक सिंक में बिठ जाएगा ना, द पर्सन कैन बिकम अ मैजिशियन। कमाते कैसे हो? व्हाट इज लाइक सोर्स ऑफ इनकम, और लाइक कितना कमा लेते हो? अरे सो पहली बात, ठीक ठाक कमा लेता हूँ जिससे गुजारा चल रहा है। सो बेसिकली मैं मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल कैसे कमा रहा हूँ। सो 2 जरिए है, आइदर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके हाथ में ऑफलाइन काम करता हूँ, जिनके लिए मैं ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए रील्स बनाता हूँ या फिर रील्स शूट करता हूँ, उनके लिए रील्स एडिट करके देता हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स होता हूँ। तो ये मेरा ऑफलाइन वर्क हुआ, इट्स लाइक अ प्रोडक्शन, कि आई एम बिकमिंग द प्रोडक्शन एंड वीडियोग्राफर एंड एडिटर, जो मैं करके उनको दे रहा हूँ, उससे पैसे ऑफलाइन आ रहे हैं। और ऑनलाइन होता है जैसे कोलैबोरेशन, जो हमने जो बना के रखा है, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, एंड जो इमेज है, जो वॉइस है मेरी, जो मैं वॉइस से बात कर रहा था ना, कि मैं एक वॉइस होनी चाहिए इंसान की, वरना 2-3 मिलियन वाले फॉलोअर्स भी है जिनको काम नहीं मिलता, बिकॉज उनके पास फॉलोअर्स है, उनकी वॉइस नहीं है। वॉइस मैटर्स, वॉइस मैटर्स। महीने में 1-2 कोलैबोरेशन मुझे आते हैं, जो टेक ब्रांड स्पेसिफिकली एंड ट्रैवल ब्रांड्स। अभी आई एम नॉट इनटू लाइफस्टाइल, बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मतलब कपड़े इतना मैं ही नहीं हूँ, बट मुझे आना भी नहीं है इतना फुल फ्लेज में, जो ठीक है मैं वही करता हूँ। बट ट्रैवल ब्रांड्स एंड टेक ब्रांड्स के साथ अपना कोलैबोरेशन चलता है, उसमें भी मेरे को ऑप्शन रहते हैं कि यार मैं कैसे करूँ, कौन सा लूँ, कौन सा नहीं करूँ, मुझे खुद वो चीज़ें यूज़ करने आ रही है या नहीं आ रही है, मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एंड जो बात होती है पैसे कमाने की, वो डिमांड आप रख सकते हो कि आप क्या क्वालिटी और क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे उनके लिए। मुझे एक चीज़ बहुत रियलाइज़ हुई लाइफ में, कि हमेशा अगर हमारे पास कोई ब्रांड आता है, एग्जांपल कि सपोज कि XYZ ब्रांड मुझे आया, मुझे बोला कि आपको 2 रील बनानी है, एक फ़ोटो स्टोरी में डालना है, एक स्टैटिक पोस्ट करना है, आपको इतना रुपया देंगे। सो जब भी हमेशा ब्रांड जब बात करती है ना पैसे की, कि हमको इतना रुपया देंगे, एंड जब हम बोलते कि हाँ चलो मैं कर लेता हूँ, करता हूँ, तो हमेशा ना उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशंस, कि 90% ब्रांड का ही फ़ायदा होता है और 10% हमारा फ़ायदा होता है। अभी ना टीवी का ज़माना चले गया है, अभी टीवी का ज़माना चले गया है। इवन इफ़ यू ऑब्जर्व, हीरोज़, एक्टर्स बिकम एन इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर्स राइट नाउ, बिकॉज ये एरा ही चल रहा है, अभी ये एरा में ही रहेंगे बहुत। आई थिंक ये एरा 7-8 साल और चलेगा, अच्छे वे में, अच्छे इन फुल फ्लेज चलेगा। महीने में 10 कोलैबोरेशन आ रहे हो, मैं 10 के 10 कर रहा हूँ ना, तो मेरी वॉइस खराब कर रहा हूँ। तो मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, पैसे तो मिल जाएंगे अपने को ना, लेकिन वो टेम्पररी हो जाएगा, सब वैल्यू कम हो रही है।
जैसे एग्जांपल कि मैं आज उस ब्रांड का स्पीकर प्रमोट कर रहा हूँ और अगले महीने दूसरा कोई ब्रांड का स्पीकर आके मुझे बोले कि यार तू प्रमोट कर, मैं तुझे उतने ही पैसे दूंगा, तो पूरा वाट लग जाएगा। तो मतलब मेरे पे लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई ना मैं बहुत लिमिटेड ब्रांड के साथ काम करता हूँ, 4 या 5 ही ब्रांड है लाइफ में, और उनके साथ मैं कंटिन्यूसली काम करने आता हूँ जब तक मेरा अच्छा रैपो इनके साथ, अच्छा रिलेशन है। और मुझे एक टॉपिक बात करना है भाई, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक करना, अदरवाइज पूरा मार्केट खराब हो जाएगा। वो ट्रेंड ये है कि बार्टर कोलैबोरेशंस। हम आपको कपड़े देंगे और आपको कंटेंट हम बनाना आपको XYZ डिवाइस देंगे, हम आपको ये देंगे, आपको बार्टर कोलैब करना है, बट उससे नहीं होगा, घर नहीं चलेगा ना, उससे पेट भी नहीं भरेगा। और क्या होता है कि ना बीच में एजेंसी जो होती है ना, वो पैसा ले लेती है आपके नाम पे, और हमें पता ही नहीं एजेंसी थोड़ी फ्री में काम करेगी यार ब्रांड के साथ। ऑफ कोर्स एजेंसी ब्रांड के से पैसा लेती है और वो आपको कन्विंस करती है कि आप बार्टर करो। मैं धीरे धीरे एजुकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ लोगों को कि आपके फॉलोअर कितने भी हो, आपके रीच कितनी भी हो, वो सेकेंडरी है। अगर आपके पास कोई ब्रांड आ रहा है ना, आप जस्ट उसका प्रोडक्ट लेके सेटिस्फाई मत रहना, तो आप लाइफ टाइम से बार्टर ही करते रहोगे सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है अगर आप छोटा भी काम कर रहे हो ना, तो फ्री में ही करना चाहिए, कुछ भी फ्री में नहीं करना चाहिए। आपको उसके लिए पैसे मिलने चाहिए, बिकॉज पैसे से ही तुम्हारा घर का राशन आएगा, घर बनेगा। डू व्हाट यू फील राइट, नॉट कि यार तुमको यहाँ से पैसे अच्छे मिल रहे तो तुम करो। जहाँ पर तुम्हारा मॉरल एक होता है अपना, वो रखे ही काम करो और सब ठीक हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट बहुत ये हो जाएगा यार, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा अगर कोई फ्री में काम करने लग गया तो टेल मी एक ऐसा फेस्टिवल जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और एक ऐसा फेस्टिवल जिसको बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है। सो मुझे सबसे बेस्ट फेस्टिवल अगर मैं शूट कर रहा हूँ लास्ट 5 साल से, और मुझे बहुत मज़ा आता है एक्सपीरियंस, वो है पंढरपुर की वारी। जहाँ पर इट्स अ अनऑर्गेनाइज्ड इवेंट, जहाँ पर लाखों लोग चल रहे हैं एक ही दिशा में विट्ठल के पीछे, एंड जोश में चल रहे हैं, और हम उनके फ़ोटोज़ खींचते हैं, उनकी वीडियोज़ लेते हैं, वो खुश रहते हैं उस टाइम पे भी, और एनर्जी रहती है। तो उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है, कैसे टीम वर्क है, तो खाना खाते रात को बैठ के, एंड कैसे सब कुछ पूरा अच्छा चल रहा है, एंड कोई बड़ा प्रशासन नहीं है उसके बीच में, सब खुद ही कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी। तो वो फेस्टिवल शूट करने मुझे मज़ा आता है, और मुझे वो फेस्टिवल में जीना लाइक आई लिव दैट फेस्टिवल। मैं उनके साथ खाना खा लेता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, बातें भी करता हूँ बहुत सारी, कौन से गाँव से पूछता हूँ, और विट्ठल के बारे में बहुत सारा बातें करता हूँ, भगवान के बारे में। तो वो फेस्टिवल ने मुझे बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दिया, अच्छा वाइब दिया है। और एक फेस्टिवल है जो मतलब जिन्होंने मुझे ख़राब वाइब नहीं दिया है, बट वो फेस्टिवल बहुत अच्छा है, बट अच्छा हो सकता था। जैसे आपने बोला ना सेकंड फेस्टिवल बताया जिसमें को वाइब अच्छा नहीं आया, तो मुझे मथुरा बहुत पसंद है। मुझे मथुरा जगह बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे जाते रहूँगा, वृंदावन मथुरा। वहाँ पर होली होती है, वहाँ की होली ने मुझे कोई डैमेज नहीं किया है, बट वो लोग प्रथा के नाम पे ना लड़कियों को बहुत मतलब हरास कर लेते हैं, उनको छू लेते हैं, उनको पिचकारी गलत गलत जगह पे मारते हैं, टारगेट करके मारते हैं। स्पेशली फोटोग्राफर्स लोग की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कलर डालते हैं, बहुत सारा कलर लड़कियों के ऊपर डालते हैं, जानबूझ कर डालते हैं। और वो लोग एंड में बोलते हैं कि यार ये भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, ये प्रथा है। तो प्रथा होती है जब तक लोग आपका दूसरा पार्टनर भी एंजॉय कर रहा है उस प्रोसेस को, बट अगर वो स्टॉप बोल रहा है, वो एंजॉय नहीं कर रहा है और उसको हर्ट हो रहा है उस चीज़ से, तो ये देयर इज समथिंग रॉन्ग, और ये कंटिन्यू से चलते आ रहा है। ऐसा है। सो मुझे ऐसा लगता है ना, वहाँ पर कहीं ना एक लोगों में अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि हम एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने आप में एंजॉय करते हैं, ना कि बाहर वाले लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, बिकॉज वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम करते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है उन्होंने हम लोग को इन्वॉल्व करना चाहिए एंजॉयमेंट के प्रोसेस में, ना कि हमको हर्ट करना चाहिए। वो आंखों में कलर टारगेट करके मारना, और ये मेरा एक टाइम का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, मैं 4 साल जा चुका हूँ उस जगह पे। वैसे 4 years एवरी ईयर 4 टाइम गया हूँ मैं उस जगह पे शूट करने के लिए। हर हफ्ते एक हफ्ते का पूरा ट्रिप रहता है हम लोग का। वो कभी मेरा एक्सपीरियंस बदला नहीं है, वही रहा है। बट मथुरा जगह और वंदन जगह मैं जाते रहूँगा, मुझे पसंद है। कभी ऐसा शूट करते समय कहीं पे भी गूज़बम्स आए? गूज़बम्स मुझे गणपति अप्पा ने बहुत बार दिए। गणपति अप्पा जो गणेश फेस्टिवल जो अपना होता है अभी आने वाला है,
तो गणपति बप्पा जब आते हैं आगमन, जैसे मुंबई में जल्दी आगमन होता है बड़े बड़े गणपति बप्पा का, तब हम कहीं भीड़ में रहते हैं। जैसे मैं कहीं ना कहीं भीड़ में रह के शूट करता हूँ, बट जो वाइब रहती है ना, ऐसा लगता है कोई है यार, ऐसा लगता है कि सामने, वैसे वो आइडल होती है, मूर्ति होती है, बट वो लिटरली फील होता है कि देयर इज समवन जो सबको नचा रहा है यार, नचा रहा है और दिल से नचा रहा है, अच्छे वे में नचा रहा है, कि एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन मुझे फील होता है। एग्जाम्पल, जब गणपति जाते भी है ना, तो वो उस टाइम पे ना सच्ची में गूज़बम्स आते हैं, मुझे अभी भी आ रहे हैं। जैसे कि लास्ट 3-4 साल से ना बारिश आती है गणपति जाने के टाइम पे मुंबई में, तो वो ऐसी बारिश आती है ना कि वो एक्चुअली सबको रुला देती है। प्लस वो फील होता है जब बारिश में देखते हैं ना गणपति बप्पा को, हम देखते हैं सब ऊपर, तो फील होता है यार समवन इज एक्चुअली गोइंग विद, जा रहा है, कुछ दे के जा रहा है। तो वो फीलिंग मतलब बहुत अनबीटेबल है, और मतलब वो फीलिंग हमेशा गूज़बम्स देती है। तो मुझे उस फेस्टिवल मतलब बहुत, इसके लिए बोला कि मैं गणपति बप्पा मेरा बहुत अलग नाता है। और जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफीज करते हो, ओके, लाइक बहुत सारे लोगों से मिलते हो, उनको समझते हो, उनकी लाइफ स्टाइल समझ में आती है, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट करती है? सो स्ट्रीट फोटोग्राफी में क्या होता है ना कि लकीली बहुत लोगों को मिलने मिलता है। अभी राजस्थान गया, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह है राजस्थान, मुझे बहुत पसंद है। वहाँ के लोगों का तरीका खाने का, वहाँ के लोगों के जो पगड़ी पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो इतना सब अटायर लेके उनको गर्मी नहीं होती। राजस्थान बहुत गर्म वाला है जगह है, बट वो अपने ट्रेडिशन को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो मुझे ये चीज़ राजस्थान में आके बहुत अच्छा लगता है कि दे आर स्टिल इन देयर ट्रेडिशन एंड देयर कल्चर, एंड दे आर फॉलोइंग इट विद द होल हार्ट। प्लस उनसे सीखने मतलब यही मिलता है कि हम कितने जल्दी बदल रहे हैं, हम अपने आप के पोशाक कितने बदल रहे हैं, हम अपने आप के लुक कितने बदल रहे हैं। सो ये सब से सीखने एक ही मिला है चीज़ की टाइमलेसनेस। मैं चाहता हूँ कि फ़ोटो ऐसे क्लिक करूँ जिसमें जो फ़ोटो टाइमलेस बन जाए, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं हो। या मतलब फोटोग्राफी में मैं बहुत एक चीज़ बिलीव करता हूँ, जो मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ ना, वो आने वाली पीढ़ी में भी जो लोग हैं, आने वाली पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको भी वो रिलेवेंट लगे, आज के जो लोग हैं उनको भी वो रिलेवेंट लगे, और जो अभी जो बूढ़े हो चुके हैं, फिर जो पास्ट के लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो भी अगर फ़ोटो देखे तो उनको रिलेवेंट लगे। सो आई वॉन्ट माई फोटो, माई वर्क, माई बॉडी ऑफ वर्क, जितना मेरा काम है वो सब मैं चाहता हूँ कि वो रिलेवेंट रहे ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस पे। 100 में से 100 यही बोलेंगे कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। एंड आपने एक चीज़ निकाली ऑर्डिनरी इश्यूज करके, उसके बारे में बताओ, लाइक क्या थॉट प्रोसेस एंड कैसे किया? सो बेसिकली आई वॉन्टेड टू शोकेस माई वर्क इन ए क्यूरेटेड वे। मतलब इंस्टाग्राम पे कैसे होता है कि इंस्टाग्राम पे अगर मैं आज कोलकाता का डाल रहा हूँ कंटेंट, मुझे पता है कि मैं अगले हफ्ते आज मुंबई का डालूंगा या फिर कुछ और, ऐसे फोटोज चलते रहेंगे। तो वो एक क्यूरेटेड वे में चलता है, बट वो बहुत टेम्पररी टाइम के लिए क्यूरेट होता है, जो इंस्टा पे होता है, ऑफ कोर्स ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो मैंने सोचा था कि यार मैंने ऐसी कोई 12 चीज़ें तो की होगी जो मैंने बहुत अच्छे से की होगी, तो मैं सोचा कि उसके ऊपर हम करेंगे। पहले से प्लान था कि एक बड़ी बुक बनाएंगे, एक बुक ही बना देंगे पूरा एक साथ, एक ही बुक बनाएंगे जिसमें मेरे सबसे बेस्ट फोटोज होंगे और सबसे सब कुछ वही होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, आई एम नॉट दैट मच ओल्ड एंड आई एम नॉट दैट मच एट अ लेवल टू मेक अ बुक। एक बुक बोलते ना, इट्स टू अर्ली टू अनाउंस अ बुक। सो मैंने सोचा था ना कि ये 12 इशूज ही होंगे, ना 12 से ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। सो आई टुक इट एज अ प्रोजेक्ट ऑफ माई 2023। सो दिस ऑर्डिनरी जो ये है एक पूरा प्रोजेक्ट है मेरा इस साल का, जिसके ऑलरेडी 7 लॉन्च हो चुके हैं, अभी आएंगे 5। सो जो भी सिटीज़ है या फिर जो भी इवेंट्स है जो मैंने अच्छे से कवर किए हैं और मुझे लगता है कि आई हैव टू शो इन अ प्रिंट फॉर्मेट, तो मैंने किया। और बेसिकली ना ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, और मैं सोचा कि यार हमारे थोड़े फ़ोटो को एक फ़िज़िकल वैल्यू देते हैं, और फोटो फिजिकल वे में रहेंगे ना, लोगों को वो अच्छा लगेगा, और लोग जान पाएंगे, मेरे जो लोग हैं वो मेरे फोटो जब फिजिकली देखेंगे तो उनको मज़ा आएगा देखने के लिए, थोड़ा साइज़ बढ़ जाएगी और अच्छा लगेगा। और एक आइडिया उसमें इन्वॉल्व ये था कि इट विल बी बिकम एन कलेक्टिबल फॉर द पीपल हु विल बाय दिस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने आप को, जो बहुत बड़ी बात है, लोगों को लगता है कि पटेली कर रहा हूँ एक लैंग्वेज ना, पटेली।
सो मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ कि मैं हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ. आई एम वॉकिंग ऑन हिस्ट्री. मैं चल रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाली है. तो मैंने सोचा कि ये भी एक हिस्सा रहेगी कि 12 गणेश ने 2023 में 12 किताबें निकाली थी, लाइक 12 फोटोजीन्स निकाली थी एंड उसके सिर्फ 500 कॉपीज़ निकाले थे और अभी 500 कॉपीज़ बिक चुके हैं पूरे. अभी वो लिमिटेड एडिशन बन चुका है और जब मैं और आगे चलूँगा, आगे बढ़ते रहूँगा तो उसकी कीमत और बढ़ती जाएगी बिकॉज वो मैंने कुछ फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था फिजिकल फॉर्मेट में. अगर मैं गणेश को देखूँ तो 2 चीज़ें आती है माइंड में, एक तो मुंबई और एक उनका गाँव. हाँ, ओके, आप कभी भी स्टोरीज देख लो तो या तो फिर मुंबई के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है या फिर ओपनली गाँव के बारे में होता है. इन दोनों का कनेक्शन बताओ आपके लाइफ के. मुंबई का तो मैं बहुत बड़ा ग्रेटफुल हूँ और अगर मैं ग्रेटफुल ए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स जिस बस स्टॉप से मैं जर्नी स्टार्ट करता हूँ वो बस स्टॉप के लिए भी ग्रेटफुल हूँ. जो ट्रेन में पकड़ता हूँ वो ट्रेन के लिए भी मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ. मेरे में वो ग्रेटिट्यूड आ गया है उस चीज़ों के लिए. छोटे छोटे जिस जगह पे मैं वड़ा पाव खाता हूँ वो वड़ा पाव वाले का मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसने मुझे टेस्टी वड़ा पाव दिया. सो मुंबई के हर एक चीज़ों के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें उन्होंने दी तो मुझे नर्चर किया उन्होंने उस वे में. एंड इतना इतना क्या बोलते हैं ना, इकोनॉमिकली हमारा मुंबई इतना बड़ा है. ऑन अदर हैंड सेम मेरा गांव बहुत छोटा सा गांव है नाठवड़े. गांव के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. गांव की जो रहनीमान है, जो जिससे मैं रहता हूँ वो बहुत गांव के स्टाइल में ही रहता हूँ मैं. एक्चुअली आई एम नॉट दैट मच अप टू डेट एंड अपग्रेडेड पर्सन इन रियल लाइफ. तो मैं गांव को इसके लिए मानता हूँ. मुझे जैसे कि व्हेनेवर आई गो टू विलेज मैं 11 बजे सो जाऊँगा ऑटोमेटिक, सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा. और आज भी मेरा वही फ्लो चलता है मैक्सिमम टाइम. कभी यहाँ पे लेट सोना होता है काम की वजह से बट उठता 5-6 बजे ही हूँ. अच्छा खाना खाना, गांव का खाना खाना, गांव के लोग, गांव के लोग बहुत ये होते हैं. माहौल मतलब कैसा होता है ना कि एग्जांपल अभी बिल्डिंग में रहता हूँ मैं यहाँ पे. ओके, अगर आज मुझे कुछ होता है घर के अंदर बाजू वाले को मालूम पड़ेगा ही नहीं क्या हो रहा है. मुझे कुछ हुआ है इमरजेंसी. बट गांव में यार एक आवाज़ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और वो उसको हेल्प करेंगे उसको ठीक करने के लिए. सो गांव ने मुझे ह्यूमैनिटी दी है. बेसिकली एक इंसानियत जो है ना वो गांव ने दी है और उस इंसानियत के चक्कर में मतलब मैं रहता हूँ, उसी में इवॉल्व हो चुका हूँ. और मुझे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने, ये सब चीज़ से बहुत लगाव है. तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि 2 महीने में एक बार मैं एटलीस्ट 4-5 दिन के लिए गांव जाऊँ, गांव में रहूँ. पापा भी रहते हैं, हमारी खेती है. और मेरा जो बचपन भी गया है मैक्सिमम छुट्टियों के दिनों में 3 महीने का छुट्टी होता था, 2-3 महीने का जो स्कूल का, तब मैं गाँव जाता था. और गणपति की छुट्टी में गाँव जाता था. तो साल में 2 बार बड़ी ट्रिप होती थी गाँव की. तो गाँव का बहुत माहौल मुझे बहुत ये है, मतलब बहुत क्लोजली है. लाइक कोई 3 ऐसी चीज़ें बताओ कि जो आपको लगता है कि गांव में है और अभी मिस करते हो मुंबई में. और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो मुंबई में मिस करता हूँ ना वो चीज़ें जो है एनवायरनमेंट. सेकंड है खाना, जो मैं बहुत मिस करता हूँ मेरे घर का खाना. मेरे गांव में जो खाना बनता है मुझे वो, अगर दाल चावल भी रोज़ बन रही है ना तो मैं रोज़ खा सकता हूँ. मैं कभी कंप्लेंट ही नहीं करूँगा नहीं किसी चीज़ का. और थर्ड चीज़ है जो मुंबई मतलब शहर और गांव, मेरे गांव में जो है वो ये कि यहाँ पर सब दौड़ रहे हैं. यहाँ मुंबई वाले लोग ना सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं. कुछ लोगों को पता भी नहीं कि क्यों दौड़ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट गांव में सारी चीज़ें सेंसिबली हो रही है कि अगर मुझे ये काम आज के दिन में करना है तो कितने बजे करना है, कैसे करना है, बस डिसिप्लिन के साथ गांव में काम चल रहा है. और गांव में ना एग्जांपल लेता हूँ कि कोई बाहर सोता है, कोई अंदर सोता है, या किधर भी कुछ सोता है, कोई कपड़े कौन से ही पहनते हैं. भले फार्मर जो कपड़ा पहन रहा है भले उसकी चप्पल टूटी हुई है, फटी हुई है, बट सबको रिस्पेक्ट समान ही है यहाँ पे. बट अगर मुंबई में अगर मैं फटी चप्पल पहन के चलूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे अरे क्या गरीब है या फिर क्या. लेबल्स नहीं है वहाँ पे. हाँ, वहाँ पे वो लेवल किया ही नहीं क्रिएट, क्योंकि उनको पता है कि चप्पल फटी, भाई खेती में काम करके चप्पल फटी होगी, ये थोड़ी गरीब इंसान है, अच्छा इंसान ही होगा. तो वो एक टैग देना ना किसी इंसान को कपड़े से या फिर लेबलिंग देना, चप्पल से, कपड़े से, उसके हेयर स्टाइल से, उसके स्किन टोन से, तो वो गांव में नहीं होता. तो मुझे वो मुंबई में और गांव में वो बड़ा फर्क लगता है. गांव में क्या क्या गेम खेलते थे आप पहले? गेम्स गांव में भाई मेरा फेवरेट गेम था जो आजकल कोई नहीं खेलता गांव में, जो खेलना चाहिए उसको चिनी दांडू बोलते हैं. गिल्ली डंडा हम लोग विठी दांडू और चिनी दांडू मराठी में बोलते थे. जो मैं उसमें बहुत माहिर भी था और मेरा फेवरेट गेम था वो. और एक गेम हम खेलते थे, मुझे याद है वो
पत्थर रख के संतोलिया बोलते हैं हम लोग, वो बना के फिर फेंकना होता है। फिर भागते, लोगों को टच करना पड़ता है, फिर आके लोग आप ही बनाते। तो ये सब ये 2 गेम मैंने बहुत खेले गाँव में, एंड फिर बाद में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया गाँव में। मतलब ऐसा है, पत्थर का एक गेम होता है जहाँ पे लड़कियां मोस्टली खेलती हैं, वो बॉक्स बना के लंगड़ी टांग, क्या गेम है भाई। मतलब ये सब मैं भी खेला वो गेम, लड़कियों के साथ खेला हूँ। और गांव में लाइक कभी भी है ना, कोई ऐसा नहीं बोलेगा इसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, लाइक वहाँ पे है ही नहीं, लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। हाँ, वो एंजाइटी नाम का वर्ड है ही नहीं, और मेंटल हेल्थ नाम का वर्ड वहाँ पे पहुंचा ही नहीं है। बहुत सही है एक्चुअली, और ये अच्छी बात है। जब तक वो लोगों को पता नहीं था ना, तब तक लोग अच्छे ही थे। जब वो वर्ड आया ना, मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी और फिर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहेगा ये, बट मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरे लाइफ में मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि एंजाइटी वर्ड मुझे पता ही नहीं था। ये मुझे 2021 में जब ये सेकंड लॉकडाउन हुआ था ना, तब एंग्जियस, आई एम बिकम एंग्जियस, ये सब वर्ड ऐसे आने लग गए। और ये सब वर्ड के बाद ना मुझे भी ऐसा कभी फील होने लगा कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है। तो यही है, अच्छा है कि गाँव तक पहुँचा नहीं है, और नहीं पहुँचना भी नहीं चाहिए सब चीज़ें, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और ये नहीं होना चाहिए तक। वहाँ पे जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, मस्त। गणेश, जब भी आपकी बात होती है, ओके, तो ऑब्वियसली आपके सराउंड्स की भी बात होती है। यू हैव लाइक वेरी गुड कम्युनिटी, आपका ग्रुप, ओके, वो कैसे बिल्डअप हुआ है? लाइक जब भी लाइक कोई आपसे मिलता है तो उन लोगों से भी कनेक्ट हो। इट इज़ नॉट अबाउट लाइक गणेश अकेले ही है, लाइक दैट इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली। उसके बारे में बताओ थोड़ा। सो मैंने बहुत जल्दी ही, जब मैं स्टार्ट किया था फोटोग्राफी, तभी मैंने सोचा था कि अगर आपको साथ बढ़ना है ना, तो साथ में लेके बहुत लोगों को बढ़ना चाहिए। जब फोटोग्राफी इंडस्ट्री में आया तो मैंने पहले सोचा कि लाइक माइंडेड लोग कौन है, कौन मेरे साथ सोच रहे, मेरे जैसा इंटरेस्ट ले रहे फील्ड में। तो है जैसे पूरा ग्रुप बन गया, जिससे वेदांग है। सबसे पहले मैंने वेदांग को ही मिला, वेदांग और मैं ही साथ में ट्रिप मारे थे, पुष्कर पहली ट्रिप। उसके बाद वहाँ पुष्कर में हमको रोशनी मिली, तो रोशनी से मुझसे प्यार हो गया, लाइक मुझे प्यार हो गया रोशनी से। तो मैंने कांदा को ही बताया था। फिर देव DX भी, जो देव है हमारे, देव भाई ही, वो तो पहले दुबई में था, फिर वो इधर आया मुंबई में। मैं बोला कि अच्छा बंदा है, उसको मिलते हैं, हम इससे थोड़ा सीखेंगे। उसने मुझे कॉम्पोजिशन सिखाया, फोटोग्राफी में कॉम्पोजिशन अगर मुझे किसी ने सिखाया है तो मुझे देव भाई ने सिखाया। तो फिर देव भाई ने मुझे वीडियो के बारे में बहुत सारा नॉलेज दिया है। फिर मंथन, रोशनी का भाई, ही वॉज कम्प्लीटली इंटू, अर्लियर ही वॉज नॉट अ वीडियोग्राफर, ही वॉज इंटू फोटोज एंड ही वॉज इंटू फोटोशॉप फॉर लाइक फोटोज। He was into manipulation, yeah, manipulation उस टाइम पे बहुत बड़ा ट्रेंड था। सो वो मेरा बन गया खास। तो उसको देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि ना बंतन को ना इंटरेस्ट आने लग गया देव भाई को देख के, कि मुझे वीडियो में जाना है। तो मैंने बोला कि हाँ भाई तू वीडियो कर। बंतन ने खुद अच्छे से डेवलप किया अपना स्किल, एंड देव भाई से सीख के फिर यूट्यूब देख के, नाउ ही इज़ अ वेरी गुड सिनेमाटोग्राफर, ही इज़ एक्सीलेंट एडिटर। मेरे मोस्ट ऑफ द जो कमर्शियल वर्क होते हैं ना, जिसमें एडिटिंग वही करता है। वैसे अभी हर्षल आया, हर्षल इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, मेरे भाई जैसा है वो। क्योंकि ना उस इंसान से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस इंसान से मैंने माहौल बनाना सीखा है, माहौल। सो एक ग्रुप में ना अगर माहौल नहीं होना, मतलब बोलते ना कि एक यूनिटी और पॉजिटिविटी ना होना, तो वो चलता नहीं है, इट विल नॉट रन लॉन्ग टर्म। तो हर्षल इज़ अ पर्सन जिसने ना वो माहौल क्रिएट किया है। हर्षल इज़ द लास्ट पर्सन जो ग्रुप में एंटर हुआ है, जो ग्रुप हमारी कम्युनिटी में है, ग्रुप में है, बट उसी ने ग्रुप को रन किया है बहुत अच्छे वे में। बिकॉज हमारे में कभी कंपटीशन होता नहीं है, और अगर किसी ने कुछ रॉन्ग भी किया होगा ना, अगर मुझे बोलना होगा मैं बोल देता हूँ। और मुझे वो भी बोलते थे, गणेश तूने रॉन्ग डाला है वीडियो यार, मज़ा नहीं आया इसमें, ये बहुत चिंदगी तूने किया, ऐसा बोलते थे। कभी मैं बोल देता हूँ कि यार देव भाई ये थोड़ा बेटर हो सकता था, थोड़ा इसमें ये हो गया है। फिर वेदांग को इनपुट्स देना, फिर वेदांग मुझे इनपुट्स देता है। जजमेंटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अनफिल्टर्ड जजमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने दोस्त लोग ही दे सकते हैं, बिकॉज आप पे कोई सेंस ऑफ कंपटीशन ही नहीं है। तो ये मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि साथ लोगों के साथ रहना अच्छा। अगर मैं अकेला होता, अगर मैं अकेले रेस लड़ता, फिर अकेले लड़ाई करता, तो मुझे लगता नहीं यार इतना आगे चले जाता, और मुझे मालूम ही नहीं पड़ता मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गलतियाँ बनाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होता है। गणेश भाई, आप हमेशा लाइक मीटअप्स करते हो, फोटो वॉक्स करते हो, क्यों, कहाँ जरूरत रहता है आपको, कब लगा कि ये सब चीज़ें मस्ट है? सो आई टेल यू, फोटो वॉक का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट मेरे को जो लगता है, मुझे जो स्टार्ट किया था, सड़क छाप नहीं, प्रतीक चल रहा है, वो अपने फोटो वॉक्स बहुत रखता था, एंड आई यूज्ड टू गो अटेंड हिज फोटो वॉक्स। तो धीरे धीरे फिर बाद में पता नहीं उन्होंने कम कर दिया करना, बट मैंने वहाँ से बोलते ना एक उनकी ही लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, जो फोटो वॉक्स मैं रख रहा हूँ, मीटअप्स एंड फोटो वॉक्स। सो फोटो वॉक्स पहले करते थे, बाद में उसका रूपांतर मीटअप में हो गया, बिकॉज 200 लोग जब मिलते हैं ना एक साथ, उनके साथ फोटो वॉक नहीं होता।
हाँ ऑब्वियसली इतने लोग कहाँ शूट करेंगे, क्या ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं मीटअप और फोटो मिक्सिंग कर लेता हूँ। वो पता है क्यों करता हूँ? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट एंड ग्रीट पीपल हु फॉलोज यू एंड दे शुड नो यू यार, दे शुड नो यू, दे शुड टॉक टू यू। उनके कुछ सवाल रहेंगे जो इंस्टाग्राम पे बात नहीं करते होंगे। एंड मुझे लगता है जो अपने पर्सनैलिटी है ना, वो लोगों को ऑन द स्पॉट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो वॉक से ना आपस में भी लोग बहुत मिल जाते हैं, डेफिनेटली जो लोग आते हैं ना वो। तो उससे मैंने और एक चीज़ डिस्कवर की है, रिसेंटली फोटो वॉक से ही। फॉर एग्जाम्पल अंडररेटेड आर्टिस्ट जिनको बहुत लोग फॉलो ही नहीं करते, जिनको पता नहीं उनका काम क्या चल रहा है। पुणे का एक बंदा है जो किसी अच्छे यूट्यूबर का एडिटर था, वो एडिटिंग अभी भी करता है। तो मैंने ना उसको डिस्कवर किया, वो बंदे को, इसमें पंढरपुर की वारी की यात्रा में, उसकी स्टोरी टेलिंग एंड ऑल सब कुछ। तो मैंने उसको घर बुलाया था, वो बंदे को। उसका नाम केदार है, केदार नाम का दोस्त है। तो वो इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, वेरी गुड। उससे मैंने लेसन्स लिए और सीखे हाउ टू व्लॉग, हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मुझे उसने सिखाया। अभी रिसेंटली आया था मुंबई, पुणे से वो एक दिन के लिए मुंबई आया था मुझे सिखाने के लिए कि आप व्लॉगिंग भी करोगे तो आप ऐसे करना, आप ये ऐसे करना। मैं एडिट करता हूँ पहले 3-4 वीडियो, मैंने बोला आप ही करो एडिट 3-4 वीडियो, जब मेरी व्लॉगिंग आएगा तब आएगा। तो बिकॉज ही नोज एवरीथिंग इन एंड आउट, बट ही इज़ नॉट दैट मच फेमस, बट आई वॉन्ट कि वो फेमस बने, उनको और काम मिले उनको। तो मैं ऐसे आर्टिस्ट, अंडररेटेड आर्टिस्ट ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिलते भी है, जिनमें जेन्युइनली टैलेंट होता है और मुझे मिल रहा है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर एन आर्टिस्ट, अंडररेटेड आर्टिस्ट, तो दैट आगे आगे धीरे धीरे वो मतलब उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और वो क्विट नहीं करेंगे। मुझे डर वही लगता है। और वो लोग पता है बहुत लोगों ने क्विट किया भी और बहुत लोग गायब भी हुए जो पहले अच्छे थे और जिनको रीच नहीं मिली, जो रिलेवेंट नहीं रह पाए इस इंडस्ट्री में, उन्होंने छोड़ के अभी वो जॉब पे आ रहे। तो मुझे ना बहुत दर्द होता है, वो सब सुन के ना दर्द होता है, अच्छा लगता नहीं है। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि यार लेट्स सपोर्ट ईच अदर एंड लेट्स सपोर्ट आर्टिस्ट एंड उनको अपन लेके आते हैं अपने काम में। उनको भी हर चीज़ में हेल्प हो जाएगी, हम उनसे भी कुछ सीख के अच्छा करेंगे। एंड आई रियली वांट कि ऐसा सब लोग करना चाहिए। जो भी बड़े प्रोडक्शन वाले हैं लोग हैं, उन्होंने ऐसे छोटे जो आर्टिस्ट हैं उनको बुला के अपने टीम में एटलीस्ट बोलते हैं ना 10 दिन का इंटर्नशिप या फिर 5 दिन का कुछ साथ में मिलकर क्रिएट करना चाहिए। ऐसे आगे इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी। आज लोग मुझे जानते हैं, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद मैं धीरे धीरे फेड हो जाऊंगा और कोई दूसरा बंदा आ जाएगा जो बहुत अच्छा करेगा, जिसको लोग याद रखेंगे। तो ये साइकिल ऑफ लाइफ है और ये चलती रहेगी। इसको एक्सेप्ट करके हमें चलना चाहिए, बस हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, अच्छे मन से रहना चाहिए। सो गणेश भाई, आपको एक टैटू है आपकी मम्मा का, तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट। हाँ, सो सबसे जो करीब अभी एक्चुअली मेरी मॉम की डेथ हो गई 2021 में कोविड के चक्कर में। एंड उसके पहले वो मतलब पूरी फिट थी, बट बोलते ना कि कोविड का एक वेव आ गया और मॉम को मतलब अभी मॉम नहीं रह पाई, सर्वाइव नहीं कर पाई। तो मेरे जो सपने थे ना वो सब मॉम के अराउंड ही थे, रिवॉल्व थे। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं था अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफी का था कि मुझे फोटोग्राफी में ये करना है, इतना एक्सीलेंट बनना है, इतना फोटोग्राफी में अच्छा करना है कि इंडिया का नाम रोशन करना है फोटोग्राफी लेवल पे। ऐसा कोई बाकी मटेरियलिस्टिक मेरा कोई सपना नहीं था कि गाड़ी लेनी है, घर लेना है। बट मेरे मम्मी के बहुत सपने थे। मेरे मम्मी के सपने थे कि यार अपनी ज़मीन जो गाँव की है उसको हम अच्छे वे में और ये कर सकते हैं, बिकॉज मेरी मम्मी भी फार्मर थी। तो उसका सपना था कि अपन खेती में गन्ना लगाएंगे, फिर खेती में भाजी लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर मुंबई में एक अपना घर लेंगे खुद का। पहले घर था, उसको बेचा हमने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, पापा ने उसको बेचना पड़ा। बट उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि हम घर लेंगे, मैं कमाऊँगा, मैं घर लूँगा, फिर मैं गाड़ी लूँगा एक। मम्मी को कार का भी बहुत मतलब चाहिए था, मम्मी को बहुत सारा बोलते ना, मम्मी को साड़ी पहनने का बहुत शौक़ था। वो भी नॉर्मल साड़ी नहीं, मम्मी को बहुत हेवी साड़ी पहनने का बहुत शौक़ था, मम्मी को ऑर्नामेंट्स का बहुत शौक़ था। सो ये सब चीज़ें मुझे सब करनी थी, बट मम्मी के लिए करनी थी। जिसके लिए जो करना था वो रहा ही नहीं, बट स्टिल आई एम अर्निंग। अब मैं पैसे क्या करूँ? अब तो मेरा सपना ही नहीं रहा ना, अब मुझे घर लेना ही नहीं है, अब तो मुझे ऑर्नामेंट्स भी नहीं लेने, अब मुझे कपड़े भी नहीं लेने। सो मैं मम्मी का नाम टैटू दिखाने आ रहा था यहाँ पे। सो मैं नाम लिखाने गया तो एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे बैठा था, वो अपने डैडी का फ़ोटो निकाल रहा था यहाँ पे। तो मैंने बोला यार ये तो सेम टू सेम फ़ोटो निकाला, जिस आर्टिस्ट ने निकाला था ना वो सेम टू सेम निकाला। तो मैं बोला कि यार लेट्स मेक पोर्ट्रेट ही निकाल लेते हैं, बिकॉज
वो रहेगा हमेशा. सो मैंने वो पोर्ट्रेट निकाला एंड देन तब से मुझे फील होता है कि यार शी इज़ विद मी, मतलब वो मेरे साथ है, मेरे में है वो. एंड हमेशा से अभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ जाता हूँ तो मम्मी के पैर पकड़ के जाता हूँ मैं और निकलता हूँ. जब आप रोशनी को पहली बार पुष्कर से मिले हो एंड अभी वहाँ पे बैठी है, आई जस्ट वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड दैट. क्योंकि मुझे जब मैंने आपको ये कब समझ में आया जब आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी या फोटोज डाला था. उससे पहले किसी को आइडिया नहीं था, लाइक अगर जो बंदा आपके कम्युनिटी ग्रुप से नहीं है उसको आइडिया ही नहीं था. तो सिर्फ 4-5 लोगों को पता था पहले, जो मेरे खास थे कि मैं उनसे प्यार करता हूँ. फिर मतलब पहले तो हम मिले तो मेरे को प्यार हुआ, मैं बोला. बट मुझे हमेशा आता था कि यार उनका फैमिली बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े लोग हैं ये लोग, बहुत गुड फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा हाई प्रीमियम लोग हैं ये लोग, और मैं क्या, मेरी क्या बराबरी होगी, मतलब मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा. तो मैंने पहले उनसे उससे बात की कि मैं एक्सप्रेस किया. मैंने बोला भी नहीं कि मुझे तुम हाँ बोलो ना बोलो. मैंने पहले बताया, एक मैंने लेटर लिखा था, एक्चुअली एक मैसेज लिखा था, आई थिंक चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था. मैंने उनको बोला था और मैंने दिया था. मैंने बोला था कि आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स दैट आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू बिकम, यू नो, टू बी विद यू. बट ज़रूरी नहीं है कि मतलब तुम मुझे लव बैक करो, इट्स ऑल अप टू यू. सो थोड़ा टाइम ये हुआ, बट मुझे इतना मालूम पड़ गया था कि शी इज़ फ्रॉम अ वेल बैकग्राउंड, गुड फैमिली, ख़ानदानी है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, नीट एंड क्लीन. और मैं थोड़ा आवारा, मतलब घूमने वाला. मेरी फैमिली भी अच्छी, नीट एंड क्लीन, सब कुछ अच्छा है, बट हम थोड़ा वेल बीइंग नहीं थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे. बट शी बिकम माई मोटिवेशन इन अर्ली डेज कि अगर मुझे रोशनी को पाना है ना तो मुझे थोड़ा अच्छा रहना पड़ेगा, पैसे सेव करने पड़ेंगे, पैसे और कमाने पड़ेंगे, थोड़ा मेरा भूख बढ़ाना पड़ेगा पैसे कमाने का. मुझे अलग अलग टाइप की फ़ोटोग्राफी और सीखनी पड़ेगी, सो मैं अलग अलग काम और कर सकता हूँ उसको पाने के लिए. एक लेवल पे आना पड़ेगा एज अ पर्सनालिटी भी, कि वो बोले कि यार, मतलब व्हेन शी, अगर मेरा नाम ले रही है तो लो वो प्राउडफुली ले, छुपाए ना कि मेरा गणेश हस्बैंड है या फिर गणेश से मैं प्यार करती हूँ. तो वो जब भी अपने फैमिली को बताएगी मैं गणेश के बारे में, तो वो प्राउडली बात करे कि ये बंदे से मैं प्यार करती हूँ, ये बंदा अच्छा है. बहुत आसान हुआ मुझे उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना. ऐसे क्या सब लोग बैठे थे इंटरव्यू काइंड ऑफ था भाई उस मैं क्या बताऊँ. मतलब अंदर तो मैं अकेला गया था. मैं उनके पापा से बात किया कि मैंने उनको बोला कि हम दोनों सेम जॉनर के हैं, सेम काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को 3-3.5 साल से जान रहे हैं. मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, और शादी करना चाहता हूँ. तो आप मुझे बताओ कि कैसे कर सकते हैं. तो मुझे लगा थोड़ा गुस्सा वैसा होंगे, बट गुस्सा नहीं हुए. उन्होंने समझ के लिया, उन्होंने बोला मुझे टाइम चाहिए, मैं सोचता हूँ, एंड सब उन्होंने बताया. फिर हम लोगों ने अच्छे से सब कुछ करके फिर तुरंत शादी कर ली. हम दोनों ऐसे फोटोग्राफर हैं जो एक ही घर में रहते हैं, हम एक ही टाइप की फोटोग्राफी करते हैं, बट हम दोनों का थॉट प्रोसेस और फोटोग्राफी बहुत अलग है. दैट्स एन अचीवमेंट फॉर बोथ ऑफ अस. सो मुझे अच्छा लगता है कि हम दोनों में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है फोटोग्राफी के मामले में. हमारा जॉनर भी सेम है, बट फोटोज बहुत अलग है, टेस्ट अलग है, टेस्ट पूरा अलग है. पहले प्रपोज किसने किया? गणेश. आप दोनों का निक नेम क्या है? बाड़. का नंबर फोन में किस नाम से सेव है? बाड़. रसगुल्ला. योर फेवरेट प्लेस? वाराणसी. फेवरेट आईपीएल टीम? आरसीबी. धोनी. दोनों में से चाय अच्छी कौन बनाता है? मैं. गणेश. दोनों में से पोहे अच्छे कौन बनाता है? मैं. दोनों में से आलसी कौन है? मैं नहीं हूँ. दोनों में से ज्यादा टैलेंटेड कौन है? रोशनी. गणेश. से जल्दी कौन उठता है? गणेश. मैं. ज्यादा खाना कौन खाता है? गणेश. मैं खाता हूँ. ज्यादा कौन बोलता है? मैं ही बोलता हूँ. कितना बोलते हो, खाते हो यार. तहे दिल से आपको अपने पार्टनर के लिए एक लाइन बोलना है. बी माइन ऑलवेज. हम आपके दिल में रहते हैं. एक वर्ड में डिस्क्राइब करो. वन वर्ड. सिंपल. लवली. फेवरेट स्ट्रीट फूड? रोशनी को तो पानी पूरी पसंद है. गणेश लाइक्स दही पूरी. ओके. वड़ा पाव भी पसंद है, पानी पूरी पसंद है. वन वर्ड फॉर कोको. फॉर कोको. नॉटी. टिकुड़ी. इतने फेस्टिवल शूट करते हो तो आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? गणपति. पंढरपुर वारी. एंड यस, आप महाराष्ट्र में बैठे हो तो डेफिनेटली एक उखाना तो बनता है, तो एक उखाना बोलिए. अरे बाप रे, उखाणा. मला असा उखाणा येत नाही,
क्या बोलूँ अभी, इसने हुआ था वो गाना सोच के बता था बाद में। मैंने एक्चुअली बाय हार्ट किया था शादी के टाइम, आई डोंट रिमेम्बर। नदीवर गेले मी मला माहित नाही. नाही माहिती, मला मराठी नाही येत. ओके. भाजीत भाजी मेथीची, रोशनी माझ्या प्रीतीची. ओके. अशी मेरा फेवरेट भाजी आहे मेथी. सगळ्यांसाठी मी किनारावर बसतो, माझा रावचं नाम गणेश असते. अगर मैं ये बोलूँ कि आपके पार्टनर की क्वालिटी आपको एडप्ट करनी है तो आप क्या करोगे? गणेश का जो हार्डवर्क एंड डेडिकेशन है वो चीज़ आई रियली वांट टू अडेप्ट दैट. मुझे रोशनी से उसका वर्सटाइलनेस सीखना है. शी डू एवरीथिंग वेरी इजीली. बैक एंड वर्क हो गया, टिकट्स बुकिंग हो गई, होटल बुकिंग्स, सब कुछ वो बहुत फ्लॉलेसली इजीली करती, मालूम ही नहीं पड़ता. और मैं बहुत डिफिकल्ट, मतलब उसमें मैं अच्छा नहीं करता हूँ. आदत आपको सुधारनी है तो आप क्या बोलोगे? गणेश चीज़ें बहुत यहाँ वहाँ रखता है एज यूजुअल, तो वो चीज़ मुझे सुधारनी है उसकी. रोशनी तो मैं एक ही चाहता हूँ कि जल्दी उठे सो के. मुझे मेरे बारे में पता है कि मैं पूरे होटल का कमरा ख़राब कर देता हूँ. हाँ एक्चुअली ये पूरा होटल का कमरा ख़राब कर देता है, इसलिए मुझे नेक्स्ट टाइम से 2 रूम बुक करना पड़ेगा. क्रिकेट कितना मायने रखता है आपके लाइफ में? क्रिकेट, अरे भाई क्रिकेट तो बहुत, मतलब रोशनी को पसंद नहीं है एक्चुअली क्रिकेट, बट आई लव क्रिकेट बिकॉज बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, क्रिकेट देखता भी हूँ. मुझे क्रिकेट बहुत इंस्पायर करता है. एक्सीलेंस पे चलता है वो गेम. और मुझे फुटबॉल भी पसंद है, बट मैं नॉर्मल मैचेस नहीं देखता, मैं सिर्फ फीफा का वर्ल्ड कप ही देखता हूँ. और मुझे फीफा मतलब वर्ल्ड, मुझे और एक प्लेयर पसंद है, मैं फुटबॉल का नाम लूँगा, मुझे मेसी बहुत पसंद है. मुझे ऐसा लगता है ही इज़ द साइन ऑफ एक्सीलेंस. सब टेस्ट मैच पूरे देखता हूँ 5 दिन, टाइम निकाल के देखता हूँ, हर एक बॉल देखता हूँ और मज़ा आता है. टेस्ट मैच का अलग ही फील है. अलग फील है. एंड मेरा बहुत प्लान था यार, क्रिकेट के ऊपर चैनल बनाएंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स. वो टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, मतलब क्या चल रहा है, अपना एक्सपीरियंस. अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड में चाहल को क्यों नहीं लिया, किसको क्यों लिया. तो ये सब मतलब मुझे एक्चुअली मुझे पसंद नहीं आया. मैं ट्वीट डालना था कि मैंने डाला नहीं. चहल चाहिए था, अपने पास राइट आर्म स्पिनर नहीं है. तुम स्पिनर लेके आ रहे हो तो तीनों भी लेफ्ट आर्म है, तो किस मायने में तुमने चहल को नहीं लिया. तो ऐसा मेरे ओपिनियंस भी होते हैं, बिकॉज क्रिकेट इतना देखता हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें बहुत चीज़ें देखता हूँ. 5 प्लेयर मुंबई इंडियंस की क्यों है, ऐसे भी आईपीएल वाली बात. वर्ल्ड कप स्क्वाड में 5, अभी एशिया कप स्क्वाड में 5 प्लेयर मुंबई इंडियंस के क्यों है. तिलक वर्मा ने लाइफ में कभी बैटिंग किया ही नहीं, वनडे में उसको बैटिंग में क्यों लिया. तो लाइक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड सो, मतलब मुझे आई ऑलवेज इन्वॉल्वड इन सच थिंग्स. आप किसको एडमायर करते हो? भाई एडमायर तो देखो, जब तक एबी डिविलियर था तो मेरा एबी डिविलियर बहुत ऑल टाइम फेवरेट था. अभी एबी डिविलियर ने छोड़ दिया, मुझे बुरा लगा, मैं उसको मिल भी नहीं पाया. अभी विराट कोहली है, मतलब विराट कोहली को 3-4 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ. और उसका नॉट ओनली क्रिकेट बट उसका जो पैशन है ना, वो पैशन अगर किसी में आ जाएगा तो इंसान में बड़ा बन जाएगा. तो मेरे को ना फोटोग्राफी का विराट कोहली बनना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक बात पे अभी थोड़ा हमारा डिबेट होगा. मुझे ऐसा लगता है वो इंडिया का बेस्ट कैप्टन है, कैप्टन था. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया टीम का बेस्ट कैप्टन वही था. चलो ठीक है, तो आईपीएल ट्रॉफी क्यों नहीं आई? हाँ, आईपीएल ट्रॉफी नहीं आई क्योंकि ना आईपीएल, मुझे ऐसा लगता है ना आईपीएल में बहुत पैसा इन्वॉल्व रहता है. पैसा इन्वॉल्व होने के बाद प्रेशर इन्वॉल्व होता है. सो तभी ना बहुत कुछ चीज़ें फेवर में नहीं होती, ऐसा मुझे प्रैक्टिकली लगता है. इसीलिए ट्रॉफी जीती नहीं. और ना टीम मैनेजमेंट एंड प्लेयर मैनेजमेंट होता तो अच्छा नहीं होता. वहाँ पर सब कुछ अलग हैबिट्स नहीं होती. अभी तक आईपीएल एंटरटेनमेंट गेम होता था, अभी थोड़ा सीरियसली लोग लेने लगे हैं लास्ट 2 साल से. तो इसलिए ट्रॉफी नहीं मिली वो अलग बात है, बट इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन. मुझे लग रहा, मुझे 2, अभी मैं बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप 2 प्लेयर जिताएंगे अपने को, इंडिया को. रोहित शर्मा और विराट कोहली. इस बार ये जो नए लोग आए ना, नहीं कुछ कर पाएंगे ये लोग, प्रेशर हैंडल भी नहीं कर पाएंगे. और 50 ओवर बहुत डिफिकल्ट गेम होता है खेलना. पर मुझे 2 लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है. इवन बुमराह पे ट्रस्ट है मुझे बॉलिंग में. बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा. और इवन बीच में अगर कुछ पॉइंट हो तो जडेजा. वर्ल्ड कप तो हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट. देखो मैं इतनी बातें कर सकता हूँ क्रिकेट के बारे में क्योंकि बहुत फॉलो करता हूँ यार क्रिकेट. मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना, देखना एंड उसके एनालिटिक्स स्टडी करना. मैं बहुत स्टडी करता हूँ क्रिकेट को. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. माय लाइक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. अच्छा लग रहा है मुझे
कि एक माध्यम आपने अच्छा चालू किया है, ये मीडियम है जो पॉडकास्ट क्लिको पॉड जो आपने चालू किया है, मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे कि मैं मोमेंट में जी रहा हूँ। अच्छा लगा, मस्त मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो, एंड इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और जल्दी मिलते हैं।